उसमें क्वेश्चन नंबर 1 था फ्रीमैन लिमिटेड। देख लें सवाल की इजी एक्सेस ले लें दाएं बाएं से। फ्रीमैन लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट विथ फ्रेडी लिमिटेड। द टर्म्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। फेयर वैल्यू आ रही है, कमेंसमेंट ऑफ लीज आ रही है, लीज टर्म आ रही है, यूजफुल लाइफ आ रही है। सेमी एनुअल रेंटल्स पेएबल इन एरियर्स। ओके, पहली लाइन में देखें लिखा हुआ है फेयर वैल्यू ऑफ चेयर। तो आपको याद होगा हमने कहा था फर्नीचर और लैपटॉप ये चीजें लो वैल्यू एसेट हैं, इसलिए चेयर होने की वजह से क्या समझी जाएगी, लो वैल्यू एसेट। ओके, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर लेसी एंड लेसर। अच्छा, लेसर के लिए अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपको 5 का जवाब नो आएगा, इसलिए लेसर इस लीज को कहेगा ऑपरेटिंग लीज। ओके, अच्छा भाई, पहले रिक्वायरमेंट ए पे उंगली रखते हैं। लेसी लीज को फाइनेंस या ऑपरेटिंग नहीं कहता। लेसी कहता है कि अगर एसेट की वैल्यू कम है तो एसेट को बैलेंस शीट में शो मत करो। अब अगर डिसाइड हो गया कि लीज लो वैल्यू एसेट की है तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रिवाइज कर लेते हैं। लेसी रेंट एक्सपेंस शो करेगा, एसेट शो नहीं करेगा, और रेंट एक्सपेंस को स्ट्रेट लाइन बेस पे रिकॉर्ड करेगा। बल्कि लेसी क्या करेगा, लेसी एक टी अकाउंट बनाएगा। लेसी क्या बनाएगा, एक टी अकाउंट बनाएगा ताकि रेंट एक्सपेंस को स्ट्रेट लाइन बेस पे शो करे। उसका नाम अनअर्न्ड रेंटल इनकम नहीं रखेगा, रेंट पेएबल रख लेगा, और उसकी इस साइड पे कैश डाल देगा, इस साइड पे एक्सपेंस डाल देगा, और जो कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर होगी उसकी जर्नल एंट्री नहीं करेगा, वो डायरेक्ट बैलेंस शीट में शो हो जाएगा। जैसे बैंक अकाउंट में होता था, कुछ लोग अभी भी परेशान हो रहे हैं कैरेट डाउन की जर्नल एंट्री क्यों नहीं हो रही। जैसे बैंक अकाउंट में होता था, पैसे आए, पैसे निकाले, ओवरड्रॉन आ गया, वो ओवरड्रॉन बैलेंस शीट में जाता था, ना कि किसी जर्नल एंट्री में। तो बहुत सी अकाउंटिंग ऐसी है जिसमें कैरी डाउन जर्नल एंट्री में नजर नहीं आता। ओके भाई, ये दरवाजा कल से बंद करना पड़ेगा 7:15, तो आप लोग आते ही रहते हैं इस तरह। ओके, तो इट इज द अकाउंटिंग ऑफ लेसी इन दिस क्वेश्चन। लेसर का डिसाइड हो गया ऑपरेटिंग लीज है, तो लेसर इसको अपनी बैलेंस शीट में रखेगा, रख के किराए पे दे देगा और किराए को रिकॉर्ड करेगा। इफ इट इज डिसाइडेड कि ये लेसर की अकाउंटिंग है तो आप रेंट पेएबल की बजाय रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, और रेंट रिसीवेबल का अकाउंट बना के इधर कैश शो करेंगे, इधर रेंटल इनकम शो करेंगे। अगर बैलेंसिंग कोई कैरी डाउन आया, डेट विल बी शोन इन बैलेंस शीट, उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है कि लेसी इसको लो वैल्यू कह रहा है तो लेसर इसको ऑपरेटिंग कहेगा, ये जरूरी नहीं। दोनों के टेस्ट लगाने का अपना अपना तरीका है। ओके, क्वेश्चन 2। Freeman entered into a lease with Freddie. The terms of lease are as follows. Fair value of car, not a low value asset. डेटा सेम रखा था दोनों सवालों का जानबूझ के। गाड़ी वैसे 30,000 की होती नहीं, लेकिन ऐसे ही हमने कह दिया नॉट अ लो वैल्यू एसेट। गाड़ी लो वैल्यू एसेट नहीं है भाई। अगर गाड़ी लो वैल्यू एसेट नहीं है तो फिर इसका मतलब है लेसी की अगर बात करें तो लेसी इसको बिल्कुल नॉर्मल लीज कहेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजा आया होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करते हुए आपको अलग अलग करके फिगर्स को डिस्काउंट करना पड़ा होगा। क्योंकि देखें, सेमी एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर्स और विद 5% इंक्रीज एनुअली, तो इसमें आपको अलग अलग करके डिस्काउंटिंग करनी पड़ी होगी। भाई आपने होमवर्क नहीं किया लगता है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अच्छा, इसमें आपको अलग अलग करके डिस्काउंटिंग करनी पड़ी होगी 5% एनुअली को, और डिस्काउंट करके फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेके अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ये सबसे बेहतरीन सवाल था। 1AB 2AB, इन चारों में सबसे बेहतरीन था 2A वाज द बेस्ट क्वेश्चन। तो ये आगे चले 2B तो ऑपरेटिंग लीज है। ऑपरेटिंग लीज के अंदर जो है वो उसी तरह करना था जिस तरह पिछले सवाल में था, बल्कि कुछ लोगों ने तो होमवर्क में यहां तक लिख दिया होगा रेफर क्वेश्चन 1B। बहरहाल नाउ कम बैक टू 2A की तरफ वापस आए।
2A में जब डिसाइड हो गया ना ये लो वैल्यू है ना ये शॉर्ट टर्म है, तो आपको लेक्चर 1 के ऊपर आ जाना चाहिए था। पहली लाइन लीज पेमेंट, दूसरी लाइन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, उसके बाद अमोर्टाइजेशन शेड्यूल और फिर सारी नॉर्मल अकाउंटिंग। ओके चलें जी, किताब ला दिया करें, पहले ही रख दिया करें। किताब निकालें, IAS 12 पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2। नहीं, होमवर्क वाले में भी, वो सॉल्यूशन में भी। तो सॉल्यूशन क्यों नहीं देखा? हद होगी वो तरफ। दिखाओ कितने रुपए का? 25 रुपए का। भाई होमवर्क का सॉल्यूशन ले लें, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल अपने में जो गलती है उसको सही कर लें। देखो क्या इशू आ रहा है जी। और किसका इशू आया था? शेड्यूल टैली नहीं कर रहा था। कितने लोगों का कर गया था? क्वेश्चन 2 के A का कर गया था? हाथ खड़ा कर रहे हैं लोग। हाँ बिल्कुल हो सकता है, यही तो कहा था, लेकिन लेसी उसका नाम एसेट नहीं रखता, राइट ऑफ यूज रखता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई का सवाल है, ऐसा हो सकता है कि लेसर भी एसेट अपनी किताबों में, पास पेपर में क्वेश्चन 2 कॉपी करा दो, ऐसा हो सकता है कि लेसर भी एसेट अपनी बैलेंस शीट में रख रहा हो, लेसी भी। बिल्कुल, क्लास में बड़ी वाज़ेह तौर पे बात हुई थी। एक एसेट है, लीज पे लिया गया, अब वो लीज डिसाइड होगी ऑपरेटिंग। अब वो लीज जब डिसाइड होगी ऑपरेटिंग, तो ये क्वेश्चन 2 ही इसकी मिसाल है। बल्कि लीज डिसाइड होगी ऑपरेटिंग, तो लेसर अपनी किताबों में एसेट शो करेगा, लेकिन पीपीई के नाम से। लेकिन लेसी उस लीज को नॉर्मल लीज कह रहे हैं, अब वो भी अपनी किताबों में बैलेंस एसेट शो करेगा, लेकिन पीपीई के नाम से नहीं, राइट ऑफ यूज के नाम से। ऐसा हो सकता है। यही एक सवाल क्लास में डिस्कस किया था। लेसी लेसर दोनों अपनी किताबों में एसेट शो कर सकते हैं, लेकिन लेसी उसका नाम रखता है राइट ऑफ यूज। ओके, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, पेज 325, IAS 12. The following information relates to Apricot Limited, a listed company for the financial year ended 31 December 2011. The profit before tax for the year ended amounted to 60 million, 2010 45 million. Okay, please tell me the difference between 60 and 45. What is 60 and what is 45? Page 325 पे हम, what is 60 and what is 45? हाँ भाई, 60 2011 का प्रॉफिट है और 45 मिलियन 2010 का प्रॉफिट है। 45 मिलियन 2010 का प्रॉफिट है। कैसे पता चला? द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर, और ऊपर क्या लिखा हुआ था? फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 11। तो भाई मेन डाटा बताएं आप इस सवाल में किस साल का चल रहा है? 31 दिसंबर 11 का। जब मेन डाटा इस सवाल में 31 दिसंबर 11 का चल रहा है, तो इसका मतलब है कि फॉर द ईयर से मुराद हर जगह क्या होगा? 11। लेकिन अगर पिछले साल का डाटा हुआ, कंपैरेटिव में ब्रैकेट में करके दे दिया करेगा, तो फॉर द ईयर से मुराद पूरे सवाल में 11 होगा, क्योंकि पहली लाइन में फॉर द ईयर लिखा हुआ है। ओके, पॉइंट नंबर 2, इसको कहां शो करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को, इसको करंट टैक्स की वर्किंग में शो करेंगे। वो जो करंट टैक्स की हम वर्किंग नहीं करते, प्रॉफिट से ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, लेस टैक्स डेप्रिसिएशन, बला बला। पॉइंट 2, द अकाउंटिंग एंड टैक्स WDV अच्छा, ये फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है भाई, ये आपको दोनों एतबार से बनाना आना चाहिए।
ये अकाउंट पहली रो में आ जाओ। ये अकाउंट कॉस्ट पे भी बन सकता है, ये अकाउंट बुक वैल्यू पे भी बन सकता है। हाउ दिस अकाउंट ऑपरेट्स, अगर आप बनाना चाहते हैं कॉस्ट पे तो फिर एक और अकाउंट साथ बनाना पड़ेगा, दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये साल के शुरू में एसेट्स की कॉस्ट है और ये उनकी आज तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये एडिशंस हैं कैश, ये डिस्पोजल्स की कॉस्ट है, ये एडिशन की कॉस्ट है, ये डिस्पोजल की कॉस्ट है। यहां डिस्पोजल की आज तक की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये डिस्पोजल की कॉस्ट है जो एसेट अकाउंट से आ रही है, और ये डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से आ रही है। यहां पर कैरी डाउन आ जाएगा, इनमें से एसेट्स डिप्रिशिएट होंगे, यहां डिप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा और ये कैरी डाउन आ जाएगा। ये कैरी डाउन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी। यहां कैश डालेंगे, कैश कभी भूले ना, इसका असूल ये है कैश डेबिट, तो डिस्पोजल क्रेडिट, इसलिए डिस्पोजल की क्रेडिट साइड पे कैश आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस मे बी ऑन दिस साइड, मे बी ऑन दिस साइड। अगर कभी भूल जाए गेन है या लॉस है तो एंट्री करके देख लेंगे, डिस्पोजल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट मींस नुकसान, डिस्पोजल क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, डेबिट मींस नुकसान। If you want to avoid these two accounts, then you can prepare a single account. Fixed asset account at book value. And disposal account at book value. Okay. फिक्स्ड एसेट अकाउंट ब्रॉट डाउन, अब कॉस्ट नहीं आएगी, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू आएगी। कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बुक वैल्यू। एडिशंस के लिए कैश या एडिशन का लफ्ज़ लिख दें, कॉस्ट आएगी उसकी। ओके, डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो डिस्पोजल की बुक वैल्यू आएगी। डिप्रिसिएशन आएगी और कैरी डाउन बुक वैल्यू आ जाएगी। अब उधर से सिर्फ एक ही चीज आएगी, एसेट की बुक वैल्यू। फिर इधर यू विल शो कैश, बैलेंसिंग फिगर इज लॉस, मे बी गेन। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद तो नोट कर लें। भाई आगे आए थर्ड रो में, तो दो तरीके हैं एसेट अकाउंट बनाने के, इधर यू कैन प्रिपेयर इट एट कॉस्ट और यू कैन प्रिपेयर इट एट बुक वैल्यू, इट्स अप टू यू।
ओके, अब आ जाए सवाल की तरफ। स्पीड अप पॉइंट 2। चले the accounting and tax WDV of fixed assets। अकाउंटिंग वालों की WDV और टैक्स वालों की WDV डिफरेंट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट्स। The accounting and tax WDV of fixed asset as on 31/12/10 was 95 and 90. Okay. Break. Requirement: prepare a note on taxation to be included in financial statements for the year ending 31 December 11, giving appropriate disclosure relating to current and deferred tax, including comparative figures for 10। जी कितने सालों का नोट बनाना है? 11 का और 10 का। कितने नंबर का सवाल है? 21। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि अकाउंटिंग और टैक्स WDV आपको गिवन है। अकाउंटिंग और टैक्स WDV आपको गिवन है, ये 31/12/10 की गिवन है। हमने कितने सालों का अकाउंट बनाना पड़ेगा? 2010 का भी और 2011 का भी। अब इसे हमें 2010 के एंड पे लाके छोड़ा इसने हमें, ठीक है ना। 2011 का एंड बताया ना 2009 का एंड बताया, 2010 का एंड बताया, ठीक है। तो 2000 मैं अगर रिज्यूम करूं कि मुझे 2 साल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो वर्किंग वन, PPE अकाउंट, आई विल प्रिपेयर फॉर अकाउंटिंग रूल्स। अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक PPE का अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग टू, और PPE अकाउंट टैक्स रूल्स के मुताबिक बना लेते हैं। टैक्स रूल्स के मुताबिक। अच्छा जी, 2 साल का अगर मैंने बनाना है तो फॉर्मेट ये होगा, 1 मिनट देखिएगा, फॉर्मेट ये होगा 1 जनवरी 2। आप लोग एक दफा पूरा फ्रेश सारा बनाएंगे, साथ साथ बनाने का फायदा नहीं होगा। जब मैं सारा बना दूंगा फिर खुद बनाएंगे। 1 जनवरी 2010 से हम स्टार्ट करेंगे, ब्रॉट डाउन, और 31/12/10 पे हम जाके ब्रेक लगाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज कैरी डाउन। ओके, 1 जनवरी 11 पे हम स्टार्ट लगाएंगे, ब्रॉट डाउन, और 31/12/11 पे हम ब्रेक लगाएंगे, कैरी डाउन। सिमिलरली 1 जनवरी 2010 पे हम स्टार्ट लगाएंगे, ब्रॉट डाउन, 31/12/10 पे हम ब्रेक लगाएंगे, कैरी डाउन। सिमिलरली 1 जनवरी 11 पे हम स्टार्ट लगाएंगे, ब्रॉट डाउन, और 31/12/11 पे हम ब्रेक लगाएंगे, कैरी डाउन। इट इज हाउ वी विल मूव। ये 2010 का अकाउंट बन जाएगा, ये 11 का, ये 2010 का अकाउंट बन जाएगा, ये 11 का। अब बता दें WDVs किस दिन की गिवन है? 31/12/10। तो मैं ये कह रहा था सवाल ने हमें मिड में छोड़ा है, यहां मिड में ना इधर ना इधर, मिड की फिगर्स दी हैं। अकाउंटिंग वालों की WDV बता दें, और टैक्स वालों की 90। लेकिन एक और काम भी कर सकते हैं हम, ये कैरी डाउन्स को अगले साल का ब्रॉड डाउन बना लेते हैं, 95 और 90। ओके, नेक्स्ट। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर को अंडरलाइन करके लिखें 2011, 2011। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कर लें अंडरलाइन,
फॉर द ईयर को अंडरलाइन करके लिखें 2011, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2011 इज 10 मिलियन। सबक तो एक तरतीब से लेके चलें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 20, एक ही दफा जगह बना दें। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन फॉर 2011 वाज रुपीज वॉच थिंक देन पोस्ट। जी क्या गिवन है? अकाउंटिंग वाला डेप्रिसिएशन किस साल की? 2000, यहां लिख देते हैं, यहां तो 10 की आएगी, यहां लिख देते हैं 11 की डिप्रिसिएशन। और किन की है? अकाउंटिंग वालों की। कितनी? 10। ओके। 2010 में 9 थी, ये किन की है? स्टिल अकाउंटिंग वालों, स्टिल अकाउंटिंग वालों की। 2010 में 9 थी। ओके। नेक्स्ट, वेयर एज इसके साथ साथ द टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इट, हमारे साल की है, फॉर द ईयर इज इट। और टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन 7 मिलियन पिछले साल की। ओके, ड्यूरिंग द ईयर किस साल? 11। AL sold, ओके, ड्यूरिंग द ईयर AL सोल्ड, तो डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग नंबर 3, डिस्पोजल अकाउंट। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है, अकाउंट डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि WDVs गिवन थी, तो इस पैटर्न पे हम चल रहे हैं। डिस्पोजल अकाउंट, एसेट की बुक वैल्यू आ जाएगी, यहां पे कैश आ जाएगा, वक्त बताएगा आने वाला के गेन आएगा या लॉस आएगा, सबका वक्त आएगा, वक्त बताएगा। ओके, डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक, और डिस्पोजल अकाउंट बन जाएगा टैक्स रूल्स के मुताबिक। Here the BV of asset will come, here the cash will come. Okay. Next, during the year AL sold a machine for 3. What is this? For 3. Having value of 3? No. For 3. जी ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। एक बार याद रखेगा, जब भी एडिशन या डिस्पोजल की सेल प्रोसीड आए तो दोनों अकाउंट अपडेट कीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कैश में लड़ाई नहीं होती अकाउंटिंग और टैक्स वालों में। खरीदा एसेट्स, दोनों में एडिशन शो कर दीजिएगा फौरन। बेच के पैसे आए, ये भी दोनों की एक राय होती है। हाँ, बुक वैल्यू डिफरेंट होती है, डिप्रिसिएशन डिफरेंट होती है, गेन लॉस भी डिफरेंट होता है। तो ठीक है, सवाल कह रहे हैं AL सोल्ड अ मशीन फॉर 3 मिलियन, 3 मिलियन की मशीन बेच दी इसने, तो 3 शो कर दे। एंड रिकॉग्नाइज्ड अ प्रॉफिट ऑफ 0.5 मिलियन। ओके, अप्लाई द ब्रेक्स। मुझे बताएं व्हाट इज दिस? नहीं, ये आप लोग अधूरी बातें करते हैं, ये गेन है। हाँ, ये किन के मुताबिक गेन है? अकाउंटिंग वालों के मुताबिक। इट इज अकाउंटिंग गेन। व्हाई? During the year, AL sold a machine for 3 million and recognized a profit of 0.5. मुझे बताएं, जो खुद प्रॉफिट हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो कौन से रूल्स के मुताबिक कर रहे होते हैं? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। रेड शर्ट जगह बना दें, थोड़ा इधर हो जाए, 2 बंदों की जगह बना दें, और ब्लू शर्ट। ओके, ड्यूरिंग द ईयर AL sold a machine for ₹3 million. AL ने एक मशीन 3 मिलियन की बेची एंड रिकॉग्नाइज्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹0.5 मिलियन। भाई ये प्रॉफिट किसका होगा? टैक्स वालों का होगा, अकाउंटिंग वालों ने जो निकाला है, या अकाउंटिंग वालों ने अपने वाला निकाला होगा? अपने वाला प्रॉफिट निकाला होगा। अच्छा, प्रॉफिट है लॉस है?
प्रॉफिट है। बोलें जी किस जगह शो करें? अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट, अकाउंटिंग के टी अकाउंट में किस जगह शो करें? अच्छा, इसका तरीका ये है कि जनरल एंट्री कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो डिस्पोजल, इसका मतलब है डिस्पोजल के डेबिट साइड पे आएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट क्योंकि गेन है, तो डिस्पोजल डेबिट 0.5। ओके, नेक्स्ट, the tax WDV of the machine on 31 December 10 was ₹2 million। कौन सी मशीन? ऑफ द मशीन, जो बिकी है ऑफ द मशीन। टैक्स वालों की WDV 31 दिसंबर 2010 को इतने थी। अच्छा, ये कहना ये चाह रहा है कि देखें डिस्पोजल कब हुई है, पॉइंट 3 में बताएं, पॉइंट 3 में पहली लाइन पढ़ के बताएं डिस्पोजल किस साल हुई है, किस साल हुई है, कैसे पता चला, किस दिन हुई है, ये नहीं पता, ये नहीं पता। हो सकता है जनवरी में हुई, हो सकता है फरवरी में हुई, हो सकता है मार्च में हुई, हो सकता है अप्रैल, दिन नहीं पता। अब हमें टैक्स वालों की WDV भी चाहिए होती है बेचने की तारीख की। अब टैक्स वालों के कुछ मुल्कों में ये रूल है कि बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं करते। शायद ये सवाल भी किसी ऐसी कंट्री का सवाल हो जिसमें बेचने के साल में डिप्रिशिएट करने की इजाजत नहीं, इसलिए टैक्स वालों की WDV बजाय के डेट ऑफ डिस्पोजल की दे, उसने हमें टैक्स वालों की WDV किस दिन की दे दी? पिछले साल के आखिरी दिन की। इसका मतलब है शायद टैक्स वालों का ये रूल है कि बेचने के साल में हम डिप्रिशिएट नहीं करते। तो ठीक है, जो WDV गिवन है वो हम यूज कर लेंगे। सवाल साइलेंट हो तो आप कर सकते हैं टैक्स वालों की बेचने के साल में भी डिप्रिसिएशन, वरना नोट भी दे सकते हैं कि टैक्स वाले बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं करते। अगर सवाल का डाटा आपके हाथ में है और ऑप्शन अवेलेबल है तो आप नोट भी दे सकते हैं कि टैक्स वाले बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आईकैप के सॉल्यूशंस में आपको दोनों चीजें मिलेंगी। तो अगर आपके पास डाटा अवेलेबल है तो आप बेचने के साल में जरूर डिप्रिशिएट करें, अगर आपके पास डाटा नहीं है तो फिर टैक्स वालों की नजर में आप इग्नोर कर दें, बेचने के साल में डिप्रिशिएट नहीं करेंगे। बहरहाल इस सवाल में जितनी मर्जी जान मार लें, बेचने की तारीख ही नहीं दी हुई, डेप्रिसिएशन के रेट ही नहीं दिए हुए, तो बेचने के साल के डेप्रिसिएशन हम निकाल नहीं सकते। तो पिछले साल के आखिर की WDV दे दी है, शुक्र है, इसी पे गुजारा चला लेते हैं जी। बेचने के वक्त इस एसेट की WDV कितनी थी? 2 मिलियन। ये किनके मुताबिक है? टैक्स वालों को। देयर वर नो, नहीं, अब आप टी अकाउंट बैलेंसिंग निकाल रहे हो तो फिर वो वाला क्यों नहीं बैलेंस कराए, ये वाले क्यों नहीं बैलेंस कराए, एकदम यही क्यों बैलेंस कराया? पहले इंफॉर्मेशन सारी पुट कर दिया करेंगे, पुट करने के बाद एंड पे अकाउंट टैली किया करेंगे। अभी तो ये सही कह रहे हैं क्योंकि इनको पता है अकाउंट में आनी ही 3 चीजें हैं, लेकिन वैसे ओवरऑल पहले पूरी इंफॉर्मेशन पुट किया करेंगे। अभी मैं आगे इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ, फिर एंड पे बैलेंसिंग निकाला करेंगे, साथ साथ बैलेंसिंग नहीं निकालना। हो सकता है किसी अकाउंट के बारे में जाके नीचे बात दी हो जो आपको बाद में पता चले, फिर आप अपना हेड पकड़ के बैठ जाएं। देयर वर नो अदर एडिशंस, देयर वर नो अदर डिस्पोजल्स इन 2010 और 11। नो अदर एडिशंस, डेबिट साइड पे कैश 00000, नो अदर एडिशंस एंड नो अदर डिस्पोजल्स। अब आप टी काउंट बनाएं, एडजस्टमेंट 2 और 3 पढ़ के, जिस तरह मैंने व्हाइट बोर्ड पे बनाया है उस तरह टी काउंट। अच्छा, पहला सफ़ा छोड़ दें, पहला आधा सफ़ा छोड़ दें नोट बनाने के लिए और वर्किंग्स शुरू कर दें। आधा सफ़ा विल बी, कल नोट हमने बनाया था 8-10 लाइनें लगती हैं सिर्फ, जल्दी जल्दी मुझे पता है बनाया था, लेकिन कोई नहीं क्योंकि आने वाले दिनों में बार बार बनाना था। तो पहला सफ़ा आधा छोड़ के आप वर्किंग शुरू करें, लेकिन बैलेंसिंग फिगर्स कोशिश करें खुद निकालनी है। ऊपर देख के क्या कर रहे हैं, आपको पता है 4 अकाउंट खुले हैं, उनके नाम क्या हैं। एडजस्टमेंट 2 और 3 पढ़ें और टी अकाउंट खोल लें। साथ साथ अगर बनाए हैं तो बस अल्लाह ही आपसे पूछे, फिर तो कहा था साथ साथ ना बनाए। चलें,
एक मिनट बात सुन लें। कल आपका टेस्ट होगा क्लास में 5 से 7 मिनट का, और सिर्फ लेसर का सवाल आएगा उसमें। और लेसर के सवाल में सुन लें, या फाइनेंस लीज होगी या ऑपरेटिंग लीज होगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर का सवाल हो, लेकिन नॉर्मल लेसर और डीलर मैन्युफैक्चरर लेसर में कोई फ़र्क नहीं है, सिवाय इसके कि पहली जनरल एंट्री चेंज होती है, बैलेंस शीट भी सेम बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस भी सेम बनता है। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का लफ्ज़ सुन के परेशान ना हो करें, पहली जनरल एंट्री चेंज होती है, बाकी सारा सवाल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस उसी तरह, नोट सब उसी तरह बनता है। तो लेसर का कल सवाल आपसे टेस्ट होगा। और मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूँ बैलेंस शीट बनाएं, और आपने बैलेंस शीट में कोई ऐसी शो की चीज़ जो बैलेंस शीट का हिस्सा ही नहीं है, या बैलेंस शीट में कोई चीज़ स्किप कर दी, फिर उस पर आपकी बहुत बुरी क्लास होगी। या नोट का कोई इंटेग्रल पार्ट आपने मिस कर दिया, तो आपसे कहा जाएगा ये कर रहे हैं आप घर जाके, तो बहुत क्लास होगी कल। फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज पे जाके आज लगा दें दोपहर, रात को सोया करें। दिन रात एक मत करें आप लोग, दिन ही एक कर दें, बड़ी बात है। शर्म नहीं आती तुम्हें? हो सकता है कल इस किसी तरह कहा जाए किसी को। कल IS12 की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है। जी हो गए बैलेंस अकाउंट। जी बताएं, इस अकाउंट में बैलेंसिंग 2.5 ये किस साल में बैलेंसिंग आया? 2010 में, 11 में? कितना? 2.5। कितने लोगों ने यहां भी पोस्ट किया था साथ ही? ये वाली फिगर इधर जानी है ना, जो एसेट अकाउंट की बुक वैल्यू है वो एसेट अकाउंट से निकल के इधर गई होगी ना असल में,
तो बैलेंसिंग वहां से आ रही है। ओके, कैश फ्लो किया था पर 1 में, ये कैश फ्लो सिलेबस से निकल गया हुआ है पर 1 के ना, तो उसमें भी टी अकाउंट में इसी तरह बैलेंसिंग फिगर्स आती थी। ओके, नेक्स्ट इधर बता दें, गेन आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर 1, ये कहीं नहीं जानी, ये कहीं नहीं जानी। ओके, इधर आ जाए जी, पीपी अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। अब आप मुझे बता दें जी, क्या इस साल का अकाउंट पूरा हो सकता है? जी बिल्कुल, ब्रॉड डाउन मिसिंग है। इस साल का अकाउंट पूरा हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, कैरी डाउन मिसिंग है। ओके, इस साल का अकाउंट पूरा हो सकता है? हाँ, ब्रॉड डाउन मिसिंग है। इस साल का अकाउंट में वो वाली फिगर रहती है जो एज इट इज सवाल में गिवन थी, वो कितनी है? डिस्पोजल की बुक वैल्यू बोलें, डिस्पोजल की बुक वैल्यू 2। ओके, नाउ अब आप मुझे बता दें, इस साल के देयर आर नो एडिशंस, डिस्पोजल्स भी कोई नहीं है, सवाल ने कह दिया। आप बता दें इधर ब्रॉड डाउन क्या आ जाएगा, कितना? 104। ओके, इधर एडिशंस तो नहीं है, सवाल ने डिस्पोजल्स दी हुई थी, बस ठीक है, अब कैरी डाउन ही आ सकता है बैलेंसिंग। जी 82.5, क्या चीज? वो तो डेटर अकाउंट में जाएंगे ना, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट में। ओके, अच्छा जी, पीपी एडिशन तो है नहीं, सवाल ने खुद कह दिया है। डेप्रिसिएशन वो तो होगी, वो तो हो ही नहीं, इम्पॉसिबल है कि ना हो, डिस्पोजल्स गिवन नहीं है। ओके, नेक्स्ट, एडिशन सवाल कह रहे नहीं है, कैरी डाउन 80। Okay, now we need to update the workings of current and deferred tax। हमें करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग्स अपडेट करने की नीड है, जरूरत है कि हम करंट और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग्स अपडेट कर लें। ओके, let us start with current tax working 5। कैलकुलेशन ऑफ करंट लगाने वाला टैक्स। टैक्स पेयर परेशान हो जाते हैं जब टैक्स मांगती है हुकूमत। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स 2011 नहीं 11 और 2010। What will be our starting point? Our starting point will always be profit before tax। प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ये आपने 6 चीजें अच्छे तरीके से याद कर लेनी है जो इस फॉर्मेट का मेन पार्ट बनती हैं। प्रॉफिट, यहां पे लिखा होगा एसी नहीं, सेल, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस एडमिन सेलिंग, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने अपनी डिप्रिसिएशन क्या की होगी, इसको क्या कर देंगे? ऐड।
वेट, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने अगर फिक्स्ड एसेट बेचने पर लॉस आया होगा तो उसको क्या किया होगा? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए सेल से अगर चलें तो अकाउंटिंग वालों ने लेस कर दिया होगा लॉस ऑन डिस्पोजल। अब टैक्स वाले कहेंगे, होगी बात, पढ़ा दो। अच्छा, अब टैक्स वाले कहेंगे ये लॉस, ये लॉस, ये तुम्हारा लॉस, हम इस लॉस को लॉस नहीं मानते जी। लॉस को रिवर्स कैसे करेंगे? ऐड करके। क्या नाम रखेंगे? अकाउंटिंग लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। रिवर्सल्स हो रही हैं ये। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए फिक्स्ड एसेट्स बेचने पे फर्ज करें कोई गेन आया होगा तो सेल लेस ग्रॉस प्रॉफिट ऐड अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीट, बैड डेट रिकवरी, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम के साथ पड़ा होगा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने गेन को क्या कर दिया होगा? टैक्स वाले कहेंगे ये क्या है, ये अकाउंटिंग वाले शर्माएंगे, टैक्स वाले कहेंगे शर्म नहीं आती, हमने कहा था हमारे वाला गेन। तो अकाउंटिंग वाले फिर शर्मा के इस गेन को क्या करेंगे? गेन जाओ, तुम्हारे लिए यहां कोई जगह नहीं है। इस गेन का नाम होगा अकाउंटिंग वालों का गेन। It is how you have reversed all the figures appearing in profit and loss of accountants. अकाउंटेंट के प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी फिगर्स आ रही हैं आपने उनको रिवर्स कर दिया है। अब रिकॉर्ड करने की बारी आई है। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन की जगह टैक्स वाले कौन सी डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने देंगे? टैक्स डिप्रिसिएशन। अच्छा, डिप्रिसिएशन की नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? लेस करके। तो अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन की जगह टैक्स वाले कौन सी डिप्रिसिएशन माइनस करने देंगे? टैक्स डिप्रिसिएशन। ओके, अकाउंटिंग वाले कहते हैं लॉस आया है, टैक्स वाले कहते हैं हाँ हमने भी कैलकुलेट करके देखा है लॉस ही आ रहा है, लेकिन फिगर हमारी तुम्हारी फर्क है। तो टैक्स वाले भी बिल वो छोड़ें, हमारे सवाल के डेटे को छोड़ें। अकाउंटिंग वाले कहते हैं लॉस आया, टैक्स वाले कहते हैं हाँ हमारी नजर में भी लॉस आया। लॉस कैसे रिकॉर्ड करें? टैक्स वाले जिस लॉस को चाह रहे हैं, लॉसेस और डेप्रिसिएशंस किस साइन के साथ रिकॉर्ड होनी चाहिए? लेस के साथ। इसका नाम होगा टैक्स लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। ओके, चलें, इसका भी कंपैरिजन में आगे, इसके भी कंपैरिजन में ये दो चीजें आ गई। इसके बिल मुकाबिल ये चीजें माइनस करने दी। अकाउंटिंग वाले कहते हैं हमारे एसेट पे गेन आया, टैक्स वालों ने कहा इस गेन को हम नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं गेन हो तो हमारा। अब जब टैक्स वालों का गेन हमने कैलकुलेट किया तो वो अकाउंटिंग वालों के गेन से डिफरेंट था। अब टैक्स गेन, सोचो, टैक्स गेन रिकॉर्ड कैसे करें? ऐड करके। टैक्स गेन रिकॉर्ड कैसे करें? ऐड करके। ओके, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। कोई रफ सफा खोलें, मिसाल के तौर पे 7 वाले का रजिस्टर, वहां पर आप ऐसा करें, ये 6 चीजें लिख लें, ये 6 चीजें लिख लें बगैर देखे ऊपर। देयर इज नो नीड टू पिक अप द बूथा। चेहरा शरीफ।
ओके जी, अब हमारे सवाल के अंदर जो रेलेवेंट डाटा है उसको आप चुन लें, जैसे बिखरे मोती चुने जाते हैं। ओके जी, 2009 की अकाउंटिंग वालों की डिप्शन कितनी है? 10 की। 2010 की अकाउंटिंग वालों की डिप्शन कितनी है? 2011 की अकाउंटिंग वालों की डिप्शन कितनी है? 2011 का अकाउंटिंग वालों का डिस्पोजल लेवल प्रॉफिट लॉस क्रेडिट, अकाउंटिंग वालों का गेन कितना है? 2010 की टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? 2011 की टैक्स वालों की डिप्शन कितनी है? 2011 की टैक्स वालों डिस्पोजल लेवल, टैक्स वालों का गेन कितना है? 1। इट इज tax gain and it is accounting gain. ये टैक्स गेन है, वो अकाउंटिंग गेन है। ओके, फिगर्स पुट कर दें, प्रॉफिट की फिगर बता दें, वो सब पहले पॉइंट में दी हुई थी। 11 का कितना है? 60। चलें जी, करें फिगर्स पुट करें, फिगरें पुट करें। ओके, तरतीब से चलते हैं। अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन माइनस की? ये फॉर्मेट बस बना लिया करें, फिर इसमें फिगर्स जल्दी जल्दी पुट। कितनी? टैक्स वाले इसकी जगह कितनी माइनस करने देंगे? 7। पहले साल की कहानी खत्म, पहले साल की कहानी खत्म। अब किसकी तरफ मूव करें? 11 की तरफ। अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर दी होगी? टैक्स वाले इसकी जगह कितनी डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे? ओह सॉरी, मैं थोड़ा नीचे लिखना था। ओके, नेक्स्ट। अकाउंटिंग वालों ने पहले साल 2011 में कितनी इनकम रिकॉर्ड कर ली होगी? बोले 0.5। टैक्स वाले कहेंगे ये इनकम ऐड करके रिकॉर्ड की होगी। इससे क्या करना पड़ेगा? लेस। इसके बिल मुकाबिल, अच्छा मैं ना लॉस यहां से मिटा रहा हूं तो फिर व्हाइट बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी। इसके बिल मुकाबिल टैक्स वाले क्या कह रहे हैं? हमारे मुताबिक भी क्या आ गया है? गेन आ गया। टैक्स गेन कितना है? गेन्स रिकॉर्ड कैसे होते हैं? ऐड कर 1। So these are the postings of PPE in current tax. करंट टैक्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से रिलेटेड हमने पोस्टिंग्स कर दी। बहरहाल आई स्टिल से कि इस वक्त 80 और 82.5 में 2.5 रुपए का इख्तलाफ है, वो डिप्रिसिएशन की वजह से है। फ्यूचर में 82.5 इन्होंने भी डिप्रिसिएशन में डाल देने, जितने भी सालों में डालें, फ्यूचर में इन्होंने 80 को डिप्रिसिएशन में डाल देना। तो ये इख्तलाफ एक आर्जी नेचर का है जो कभी ना कभी खत्म होगा। ठीक है, टैक्स वालों को जरा जल्दी पड़ी हुई है, टैक्स वाले ज्यादा डिप्रिशिएट कर चुके हैं, अकाउंटिंग वाले जरा आहिस्ता आहिस्ता शायद डिप्रिशिएट कर रहे हो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू पॉपुलेट दीज फिगर्स इन डेफर्ड टैक्स वर्किंग।
अब डेफर्ड टैक्स में मैं वो अप्रोच नहीं लगाऊंगा जो मैं आपको क्लास में सिखा रहा था डायरेक्ट। अब हम वही तरीका करेंगे जो कि प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर वर्किंग है जो हमने सीखी थी। उसमें 4 कॉलम आपको पता आते हैं और वो बहुत आसान तरीका है। 4 कॉलम। नंबर 1 अकाउंटिंग वालों की कैरिंग अमाउंट, टैक्स वालों की कैरिंग अमाउंट, उन दोनों का डिफरेंस और उसके बाद टैक्स रेट। ओके, लेट्स स्टार्ट। डेफर्ड टैक्स वर्किंग नंबर 6। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट, जैसे बैंक अकाउंट होता है ना, कभी ओवरड्रॉन कभी पड़ा होते हैं पैसे। एज ऑन गाइस, हर गाय एज ऑन 31/12/2010। पहले 31/12/10 के एंड पे खड़े होकर निकाल लेते हैं, इसके बाद 31/12/2011 के एंड पे खड़े होकर निकाल लेते हैं। ओके जी, नाम बोलें इसका पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सीए टीबी डिफरेंस टैक्स ओके लेट्स मूव। कैरिंग अमाउंट बोलें जी 31/12/10। इट्स वेरी इजी अप्रोच। टैक्स बेस 90। इट्स ओवर, छोड़ दें डिफरेंस और टैक्स का कॉलम कल फिल आउट करेंगे, छोड़ें। ओके, नाउ आई विल रिपीट दिस वर्किंग। इसके आगे आएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बल्कि एक लाइन छोड़ के लिखें तो बेहतर है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये इसके आगे आएगा, वो फिर मैं यहां फिल करूंगा कल, हो सकता है आज ही कर दें। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं ताकि टैक्स रेट लगा सकें। नेक्स्ट, रिपीट दिस। डेफर्ड टैक्स वर्किंग का नंबर देने की दोबारा जरूरत नहीं। लायबिलिटी या एसेट एज ऑन 31 दिसंबर 2011। 31 दिसंबर 2011। पीपीई कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, टैक्स। ओके, where I am standing 31/12/11. What is the figure to be taken to balance sheet? What is the figure to be taken to balance sheet? 80. So it's 82.5 and it's 80. तो वर्किंग 6 के साथ लिख लें, बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स। बैलेंस शीट अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स, यानी बैलेंस शीट की फिगर्स सोच के चलना है, प्रॉफिट एंड लॉस को छोड़ें। Okay, let's move.
अगली एडजस्टमेंट पढ़े। अच्छा, साथ साथ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, भाई आप उधर उधर क्यों देख रहे हो? साथ साथ करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स को चलाना चाहिए, ये सारी एडजस्टमेंट्स पोस्ट करने के बाद एंड पे करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को चलाना चाहिए। साथ साथ में ये फायदा होता है कि ये जो फिगर्स निकलती रहती हैं, पोस्ट होती रहती हैं, इजी मार्क्स मिलते रहते हैं। वरना वर्किंग्स मेन ये नहीं है, ये वर्किंग्स मेन है जिनके पीछे वो जाएगा। हत्ता के कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि इस 82.5 को ब्रैकेट में निकाल देते हैं, 95 + 10 - 2.5 = 82.5। तो लेकिन आप अभी इस लेवल पे नहीं है, तो आप लोग यही कर लें। ओके, अच्छा जी आगे पढ़ें। तो ये 4 वर्किंग्स मेन नहीं है, मेन ये वर्किंग्स है जहां से वो मार्क्स देना हमें शुरू करेगा। कुछ लोग इतने तेज हो गए हैं, टी अकाउंट में डालने से पहले यहां डेप्रिसिएशंस डाल देते हैं, यार ये वाले नंबर तो पकड़ो। आप लोग छोड़ें, अभी आगे चलें। पॉइंट 4, तो बात करने का बस मकसद ये है कि करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग पे पहले वो नजर लेके जाता है एग्जामिनर। वो हमारी गली में भी एक साहब रहते हैं, वो कंपनी लॉ के पेपर चेक अच्छा जी करते थे। अच्छा जी, पॉइंट 4, AL अर्न्ड कैपिटल गेन। आपने कभी देखे कोई बंदा मिला हो, पेपर चेक करता हूं। ओके, टीचर को अलाउड नहीं है। AL अर्न्ड कैपिटल गेन ऑफ ₹6 million ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। दिस इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। चलिए जी, यह चीज आपके लिए नई है। जिन्होंने कैफ 6 पढ़ा हुआ है वो जरा सब्र करें, बाकी हजरात सोचें। कैफ 6 जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो हाथ खड़ा कर दें। चलें, ये लोग सोचें, कोई भी नहीं सोच रहा। चलें ठीक है। AL अर्न कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 million। कैपिटल गेन होते शेयर्स बेच के जो प्रॉफिट आया। AL अर्न कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 million, ये इसी साल में है, ऑन सेल ऑफ शेयर। दिस इनकम इज एग्जाम्प्ट। इमरान खान के पास क्या, इमरान खान ये 6 million टैक्स लोग, हाँ जाओ एप्रीकॉट, ऊपर देखें एप्रीकॉट। इमरान खान ने कहा जाओ एप्रीकॉट, यार तू एप्रीकॉट ही रहेगा, तो टैक्स देने आ गया, शर्म कर यार, जा, नहीं टैक्स नहीं लेना मुझे तेरे से। तो कई दफा गवर्नमेंट किसी कंपनी के शेयर्स बेचने को प्रोमोट करने के लिए कहती है कि भाई इस कंपनी के अगर आप शेयर्स बेच दोगे तो हम इस पर टैक्स नहीं लगाएंगे। अच्छा भाई, AL अर्न्ड कैपिटल गेन इनकम ऑफ 6 million, इसकी हमने क्या एंट्री की होगी, कहां शो किया होगा? कैपिटल गेन इनकम को हमने कहां शो किया होगा? ये एप्रीकॉट का नॉर्मल बिजनेस होगा या अदर इनकम में शो किया होगा? अदर इनकम में शो किया होगा। हम चले होंगे सेल से, सेल लेस कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऐड अदर इनकम। अदर इनकम में हमने शो किया होगा गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स। हमारा ओनर खुश हो गया होगा कि शेयर खरीदने पे 6 million प्रॉफिट आया। अब ये जो 6 million प्रॉफिट है, टैक्स वालों ने उंगली रखी, टैक्स वालों ने उंगली रख के कहा ये 6 क्या है? हमने कहा ये 6 हमने कमाया है शेयर्स बेच के। टैक्स वालों ने कहा इस पे तो हमने नहीं टैक्स लेना, जाओ इसमें हमने टैक्स नहीं लेना। अब ये 660 में पड़ा हुआ है, बोले 660 में, ये वाला 6 नहीं है वो, प्लीज वो, ये 660 में पड़ा हुआ है। अब ये 660 में पड़ा हुआ है, तो इस 60 तक पहुंचते हुए क्या हो चुका हुआ है? ऐड हो चुका हुआ है। इस 60 तक पहुंचते हुए ऐड हो चुका हुआ है। अब बोले 6 अगर प्रॉफिट तक पहुंचते हुए ऐड हो चुका हुआ है, टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं, ये तुम्हारी इनकम नहीं है, इसमें हमने टैक्स नहीं लेना। इसे कैसे सही करें? लेस करके। तो मेरे भाई एग्जेम्प्ट इनकम्स को लेस किया करेंगे, एग्जेम्प्ट इनकम्स को लेस किया करेंगे। Due to any reason, I am using a red marker today just for you people. Exempt income कितनी? 6 million। इसको लेस कर, नहीं 2010 में नहीं है ये, 2010 में उसने लिखा हुआ है नील, ब्रैकेट में देखें 2010 में नील है। जो भी डेटा होगा फॉर द ईयर का होगा। फॉर द ईयर मींस जी, फॉर द ईयर मींस कि हमारा साल 2011। ओके, इससे मिलती जुलती एक चीज वो भी सुन लें, इससे मिलती जुलती एक चीज। कई दफा ऐसा होता है कि सेल से चलते हुए चलते सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी लेस रेंट, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, फाइन,
टैक्स फर्क है, ओ ये क्या माइनस किया हुआ है। हमने कहा तुम्हें याद नहीं, हमने गाड़ी चलाई थी स्पीड, ओए शर्म नहीं आती तुम्हें, ये फाइन माइनस किया हुआ है, हम नहीं माइनस करने देंगे। हमने कहा अच्छा इस साल नहीं माइनस करने दोगे, अगले साल कर। उन्होंने कहा अगले साल वाली लुटनी मची हुई, फाइन है, फाइन हम, हाँ जल्दी, फाइन है, फाइन को हम किसी भी हाल में, देख लो जो है, फाइन है, फाइन को हम किसी भी हाल में माइनस नहीं करने देंगे, आप लोग जो मर्जी कर लो। अब बता दें फाइन हमने क्या कर लिया होगा प्रॉफिट तक पहुंचते हुए। लेस टैक्स वाले कहेंगे क्यों माइनस किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसको कहते हैं डिडक्शन खर्चा नॉट अलाउड। इसकी मिसाल है FINE, हमारे सवाल में नहीं है। फाइन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए हमने माइनस कर लिया होगा। इन दोनों को हम रेड मार्कर से लिखा करेंगे बिकॉज ये दोनों परमानेंट डिफरेंसेस हैं। ये दोनों कौन से डिफरेंसेस हैं, परमानेंट। कुछ टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं, कुछ परमानेंट डिफरेंस होते हैं, कुछ टेम्परेरी डिफरेंस होते हैं, कुछ परमानेंट डिफरेंस होते हैं। PMLN, PPP और मौलाना फजलुर रहमान, इनमें टेम्परेरी डिफरेंसेस थे, वो रिमूव हो गए हैं, अभी सारे इकट्ठे हो गए हैं। और PTI और PMLN में परमानेंट डिफरेंस है, कभी नहीं। अच्छा जी, तो कुछ डिफरेंसेस टेम्परेरी होते हैं और कुछ डिफरेंसेस परमानेंट होते हैं। ओके, अब मुझे ये बता दें इनमें फर्क। ये 82.5 कभी ना कभी 0 पे पहुंचेगा और ये वाला 80 भी कभी ना कभी 0 पे पहुंचेगा डेप्रिशिएट होते होते। इसलिए ये जो डिफरेंस है तो बहुत आर्जी सा है, बहुत आर्जी सा है। लेकिन ये वाला डिफरेंस आर्जी नहीं है। अच्छा, कल जो हमने डिफरेंस पढ़ा था वो भी आर्जी था। हमने कहा था अंदाजा लगा लो कि इतने के मोबाइल सही करके देने पड़ेंगे। टैक्स वालों ने कहा अंदाजा ना लगाओ, जब सही करके दोगे तो तब बात करना। तो इसका मतलब है हमने अंदाजे पे माइनस कर लिए थे, उन्होंने एक्चुअल खर्चा होने पे माइनस करने की इजाजत दी। अच्छा, ये जो एग्जेम्प्ट इनकम है हमने कमाई, टैक्स वालों ने कहा कि भाई ये जो आपने एग्जेम्प्ट इनकम कमाई है इस पे आप टैक्स ना दो। हमने कहा चलो ठीक है, हमने तो इस साल इनकम में डाल लिया है, आप फिर किस साल इनकम में डाल के टैक्स दोगे। ये कह नहीं, हमने कह नहीं रहे आपको तो कभी भी नहीं टैक्स लेंगे। तो एग्जेम्प्ट इनकम एक ऐसी इनकम है जो हम इनकम में शो कर देते हैं, लेकिन टैक्स वाले इसको थ्रो अवे करके कहते हैं नेवर शो इट इन इनकम अगेन। कल आपको याद है फिगर एक ही साल माइनस हो रही थी, अगले साल प्लस, एक साल प्लस हो रही थी, अगले साल माइनस हो रही थी, वो डिफरेंस रिमूव हो रहा था। ये जो हमने इनकम माइनस की है, क्या ये जिंदगी में कभी 12 में 13 में दोबारा ऐड कराएंगे टैक्स वाले, यार इस 6 पे टैक्स दे दो? अगर नहीं ऐड कराएंगे तो ये हमारे और टैक्स वालों के अंदर एक आर्जी नेचर का इख्तलाफ हुआ या परमानेंट नेचर का? परमानेंट क्यों? हमने इसको इनकम में ऐड कर दिया था, टैक्स वाले कह रहे हैं इसको कभी भी इनकम में ना डालो, तो हमारे और टैक्स वालों में कौन सा इख्तलाफ हो गया? परमानेंट इख्तलाफ हो गया। नेक्स्ट, सिमिलरली फाइन। मिसाल के तौर पे कोई 2 मिलियन का फाइन होता, हमने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए उसको क्या किया होता? माइनस। टैक्स वाले कहते हैं इसको ऐड कर दो, हमने कहा चलो कर देते हैं। अब टैक्स वाले कहने पे इनको ऐड कर दिया, कभी टैक्स वाले दोबारा माइनस करने देंगे उस फाइन को? वही वाला फाइन कभी शायद दिल में रहम आ जाए दोबारा माइनस करने दें? नहीं। तो लिखिए भाई अपने रजिस्टर के ऊपर, permanent difference. There are two examples of permanent difference. There are two examples of permanent difference. Number one, exempt income. ब्रैकेट में एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम, अच्छा कैपिटल गेन ना हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम नहीं होती। कैपिटल गेन इनकम अगर सवाल कहेगा आपने एग्जाम करनी है, एग्रीकल्चर इनकम हमेशा ही एग्जाम होती है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम। नंबर 2, ये तो मिसाल लिखवा दी ना एग्जाम इनकम की। नंबर 2, डिडक्शन नॉट अलाउड। डिडक्शन नॉट अलाउड। वैसे तो डिडक्शन नॉट अलाउड लिखा होता है, लेकिन इसका असल मतलब है डिडक्शन नेवर अलाउड, कभी टैक्स वाले माइनस नहीं करने देंगे। इसकी मिसाल है फाइन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को आपने फाइन पे किया,
जी आप बता दें ये परमानेंट डिफरेंसेस क्यों हैं? हमने इनको इनकम और एक्सपेंस में डाल दिया है, टैक्स वाले इसको इनकम और एक्सपेंस में कभी नहीं डालेंगे, इसलिए हमारे और टैक्स वालों में जो इख्तलाफ पैदा हुआ है वो आरजी सा है या वो दायमी है? दायमी। ओके चलें जी आगे। थोड़ा ऊपर, बिल्कुल। ओके We need to know something about debtor account before going forward. आगे जाने से पहले हमें डेटर अकाउंट के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। इसके लिए आप हजरात ने बहुत मुतवज्जे रहना है और अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहना है। ओके ये डेटर अकाउंट है आपके सामने, इसमें सेल हुई 200 रुपए की, ठीक है? पता नहीं इस बात पे क्यों हंसो यार, 200 की सेल हुई जी। कैरी डाउन आ गया 200, कैरी डाउन आ गया 200 हम लेके जाने लगे। भाई देख लें ऊपर कर लें सीए। जब ये 200 लेके जाने बैलेंस शीट में, तो उस इलाके के दुकानदारों ने कहा भाई नवी नवी दुकान, 200 दी सेल, पैसे कोई आए ही नहीं। तो कहते सारे सारे मुझे ग्राहक कह के गए पैसे देंगे इंशाल्लाह। कह वो कहाँ बैठा है तू, पैसे देंगे, हमारे से पूछ। तू अंदाजा, हमारे ख्याल से ना 10% लोग तुम्हें पैसा नहीं देके जाएंगे। वो बंदा रोने लग गया, इनका कोई मसला नहीं यार, हम भी शुरू में पहली दफा आए थे ना, हम भी इसी तरह रोए थे, देख अब तेरी तरह डीट हो गया। ओके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अंदाजा लगाया गया, और लेट आने भाई अंदाजा लगाया गया, आंख लग गई थी। ओके अंदाजा लगाया गया कि कितने लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं देके जाएंगे। तो उन्होंने कहा भी हमारे ख्याल से ना 10% लोग पैसा नहीं देके जाएंगे। ओके मैन, बाजू खोलो, फ्रेश होकर बैठो, ऐसे अटेंटिव, जबरदस्त। ओके कैरी डाउन 200 into 10%, that comes to 20। आप हजरात अपनी अकाउंटिंग में इसका जो मर्जी नाम रखते रहे हैं, इसका नाम FR2 में आई कैप से कंसिस्टेंसी के लिए हम रखेंगे बैड डेट एक्सपेंस। इसका नाम हम रखा करेंगे, बोले बैड डेट एक्सपेंस। शायद कुछ टीचर आपको बताते हो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का लफ्ज़ यहाँ लिखना है, एक्सेप्टेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको लेके जाते हैं, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाते हैं। इसका टेक्निकल नाम याद रख लें, बैड डेट एक्सपेंस। कितना आ गया जी? 20 is your bad debt expense. If I prepare balance sheet and if I prepare profit and loss from this data, so it will appear like this. Okay. It is 2015. It is 2015. Profit and loss 2016-15. Balance sheet 2016-15. Bad debt expense is 20. This one. Debtor less provision. Debtor 200. Carry down 20. It's 180. Okay, सेल मैंने शो नहीं की, सेल भी शो होती है प्रॉफिट एंड लॉस में। ओके इन द नेक्स्ट ईयर
अगले साल जब हमारी आंख खुली तो 1 जनवरी 16 को ब्रॉट डाउन था 200, ब्रॉट डाउन था 200. We thought that we will बंद कर द सेल एंड वी विल बंद कर द दुकान. हम छोड़ के जा रहे हैं, ये मार्केट हमारे लेवल की नहीं है, हमारा लेवल ही हो रहा है, हमें थोपिया जाके दुकान खोलेंगे. We thought कि हम जो है वो अपना कारोबार बंद कर दें और हम बस खत्म करें इसको. Now we came, हम आए, we come and हम बैठ गए दुकान पे और हमने सोचा कि यार दुकान पे बैठ के ऐसा करते हैं, पैसे आने का इंतजार करते हैं कि पैसे आएंगे और पैसे लेके चले जाएंगे, सेल करना बंद कर देते हैं. तो सेल तो हमने अगले साल की कोई नहीं. सेल लोगों का इंतजार करते रहे पैसे आने, कैश आता रहा, 30 रुपए ला रहा है, कोई 40 ला रहा है, कोई 100 ही ला रहा है, कोई 10 ला रहा है, पैसे आते रहे. 180 हो गए पूरे. अच्छा, डायरेक्टली आए. अच्छा, तो पैसों का इंतजार करते रहे लोग, पैसे आते लाते रहे. नाउ अब हमें पता चल गया है कौन कौन सा बंदा पैसे लेके भागा है. अब हमें पता चल गया है कौन कौन सा बंदा पैसे लेके भागा है. पहले हमें नाम नहीं पता थे. और एस्टिमेट्स डू नॉट कम ट्रू इन रियल लाइफ, बट इकोनॉमिक्स आप ये ज्यूम करते हुए पढ़ लेते कि परफेक्ट मार्केट है, तो इधर भी परफेक्ट काम चल रहे हैं. एस्टिमेट समटाइम्स कम ट्रू. तो अंदाजा सही निकला और हमारा ख्याल था कि 20 रुपए लोग लेके भागेंगे और 20 ही लेके भाग गए. अल्लाह इंसान के गुमान के मुताबिक उससे फैसला कर देते हैं. ओके, तो इसने गुमान किया था 20 भागेंगे तो 20 ही भाग गए. अब इसके पास टाइम है बैड डेट राइट ऑफ करने का वक्त आया इसके पास. अब ये एंट्री करेगा बैड डेट रिटर्न ऑफ. क्यों? अब इसको बंदों के नाम पता है. अब ये बैड डेट राइट ऑफ की एंट्री करेगा. डेट विल बी 20 and carry down will be 0. Balancing. Okay, now some people prepare this account, bad debt written off, and put 20 here. That comes from debtor account. Some people, some teachers, some books, वो ये आप अकाउंट बनाते हैं एक बैड डेट रिटर्न ऑफ. इसकी एंट्री कराते हैं बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेबिट डेटर क्रेडिट. और फिर इस अकाउंट को खत्म कर देते हैं. उनको ख्याल आता है ओहो हमने तो पहले से ही एक अकाउंट बना के रखा हुआ था अंदाजे के लिए, तो व्हाई नॉट टू शिफ्ट दिस अकाउंट. ये एक जगह से दूसरे जगह में पानी डालना है, दूसरे जगह से बाहर जाके गिरा दें, तो पागल पहले जगह से बाहर जाके गिरा देते. ठीक है, तो बाहर पानी गिराना है तो ये पागलों वाली बात है ना. एक जगह से दूसरे में डालना, दूसरे जगह से जो है वो बाहर जाके फिर गिराएं, तो पहले जगह को पकड़ के ले जाओ बाहर जाके गिरा दो. तो अब लेंथी तरीका ये है कि एक अकाउंट बनाओ जिसका नाम रखो बैड डेट रिटर्न ऑफ. उसमें डेबिट साइड पे डेटर डालो, ये जो एंट्री जो इंट्रो में पड़ी थी बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, और फिर इस अकाउंट को गिरा दो प्रोविजन में. इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर एंट्री. बैड डेट रिटर्न ऑफ अकाउंट क्रेडिट एंड प्रोविजन का अकाउंट डेबिट. तो प्लीज बी टेंटिव. तो व्हाई नॉट टू पुट इट डायरेक्टली. If you are supposed to throw the garbage, throw it directly. बीच में कुछ लाने की जरूरत नहीं है. ये अकाउंट इसी मकसद के लिए बना हुआ है, इसमें थ्रो करें और अगले साल का कैरी डाउन निकालें. इसको पकड़ें 0 को हंसना नहीं है, 0 को पकड़ के लगाएं 10%. पूरा मैकेनिज्म समझना है. यहां आ जाएगा 0. Now your bad debt expense will be balancing figure in each year. हर साल bad debt expense balancing आएगा. अब ये प्रॉपर अकाउंट फुल फ्लेज बन गया. bad debt expense. Now there is no bad debt expense. अब कोई bad debt expense नहीं है. लेकिन अगर इस साल हमारे पास सिर्फ 178 आते
तो हमारे एक्चुअल बैड डेट कितने हो जाते? 22। प्रोविजन कितने की क्रिएट की हुई थी और एक्चुअली कितने बैड हुए? 22। अब जो 22 बैड हुए तो इसका मतलब है कैरी डाउन स्टिल 0, बट नाउ माय प्रॉफिट एंड लॉस विल शो एन एक्स्ट्रा 2. व्हाट इज दिस? इट इज नॉट एन एक्सपेंस ड्यू टू करंट ईयर सेल. It is an expense due to change in estimate. Man, it is an expense due to change in, ऐसा भी हो सकता है. And this figure can even appear on this side. That is other income. That is other income. That is reversal of provision. ऐसा भी हो सकता है 178 की बजाय 183 पैसा देके चले जाएं. तो it is how this account will appear. ये अकाउंट इस तरीके से बनेगा. पहले साल का अकाउंट इतना अच्छा नहीं था, दूसरे साल का अकाउंट एग्जाम पैटर्न के ऊपर बन गया है. ब्रॉट डाउन कई, अच्छा पेपर में जरूरी नहीं है बैलेंसिंग हो, पेपर में ये फिगर भी दी हो सकती है, ये भी दी हो सकती है, ये भी दी हो सकती है, इसको बैलेंसिंग निकाल सकते हैं. अक्सर कैरी डाउन बैलेंसिंग निकलवा लेते हैं, पेपर में कोई नहीं. मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है. ओके ओके, अब ये दाएं बाएं हेड्स डाउन नहीं करना. इधर देखें, अब क्या होगा अगर अगले साल सेल हो जाती तो यहां 300 आता, यहां 300 आता, कोई ना कोई बैड डेट होते वो उसी तरह चलता. यहां फिर कैरी डाउन आता, यहां कैरी डाउन आके 300 पे 10% लगता, 30 आता, फिर यहां पे 10 आ जाता. वो इस साल की वजह से होता, वो इस साल की वजह से होता. ओके, अब नोट कर लो. अच्छा, अगले साल का प्रॉफिट लॉस बना दें, अगले साल का प्रॉफिट लॉस बनवा दें. People have a wrong thinking that bad debt written off will be taken to profit and loss. It is a blunder. Bad debt written off profit and loss में नहीं जाता, bad debt expense profit and loss में जाता है. अब आपने पुरानी अकाउंटिंग भूल जानी है. जो अल्फाज आप अभी बात आपको समझ आ गई है, बड़ी इजी बात थी. आपने पुरानी अकाउंटिंग भूल जानी है जो भी पड़ी हुई है. अब FR2 के अंदर पूरे आखिरी दिन तक हम यही वाली अकाउंटिंग चलाएंगे. तो रिटर्न ऑफ की डबल एंट्री होती है, रिटर्न ऑफ की डबल एंट्री होती है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता. और जो एक्सपेंस होता है इसकी भी डबल एंट्री होती है. वो सुन लें क्या है डबल एंट्री. ओ भाई इधर देख मैन, बैड डेट एक्सपेंस की भी डबल एंट्री होती है. एक इधर चला जाता है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे चला जाता है. ये इसकी डबल एंट्री होती है. अकाउंट में से निकल जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के फेस पे चला जाता है. अच्छा जी, अगले साल व्हाट इज एक्सपेंस? 0. What is debtor? 0. What is carry down? There is no expense in next year. It is called as matching concept. कि भागे थे 16 में लेकिन सेल कब की थी? 15 में. इसलिए खर्चा भी कब रिकॉर्ड किया? 15 में. यही प्रोविजन फॉर वारंटी में कल मैं कह रहा था. अच्छा, यहां रुक के ऐसे ही बता दें, इसमें भी कोई हमारे और टैक्स वालों में इख्तलाफ आएगा. हमने इसको 15 में खर्चे में डाला है 20 रुपए को, क्या इख्तलाफ आएगा? हमने 15 में खर्चे में डाल दिया 20 रुपए को, टैक्स वाले क्या कहेंगे? कब डालो खर्चे में? 16 में. क्यों 16 में? क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से टैक्स वाले खर्चे में डालने देंगे? एक्चुअली लोग पैसा लेके भाग जाएंगे, एक्चुअली लोग पैसा लेके भाग जाएंगे. ओके जी, नोट करें. ये सारी जो मैंने तकरीर की है ये आपने घर में जाके 2-3 दफा करनी है इन अकाउंट्स को सामने रख के, वरना बात याद नहीं रहेगी. इस तकरीर को भी मैं दोबारा करूंगा उर्दू ज़बान में. बैड डेट रिटर्न ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, बैड डेट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है. नाम आप जो मर्जी रख दें, FR2 में जो ICAP नाम रख रहे हैं वो बता रहा हूं.
ओके ये पता नहीं फाइनल अकाउंट में ये दोबारा क्यों बनवाना पड़ता है सारा, ये 4 अकाउंट दोबारा बनाने पड़ते हैं, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट दोबारा बनवानी पड़ती है, भूल गया होता है फाइनल अकाउंट में जाके फिर ये सारी चीज़ें दोबारा बनानी पड़ती हैं। आपके बैच की बात नहीं कर रहा, पिछले बैचेस में ऐसा होता था, तो आपके बैच में तो ऐसा नहीं होगा। गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डेटर अकाउंट में बैडेड एक्सपेंस ले जाते हैं। भाई बैडेड एक्सपेंस डेटर अकाउंट में नहीं जाना। देखें देखें देखें, फाइनल अकाउंट में ये बात समझाने के लिए दोबारा बनाना पड़ता है। डेटर अकाउंट में बैडेड एक्सपेंस नहीं जाना, बैडेड एक्सपेंस प्रोविजन अकाउंट में जाना है। डेटर अकाउंट में सिर्फ क्या जाना है, जो एक्चुअली बंदा पैसे लेके भागा। अच्छा वजह बताएं, इसको अकाउंटेंट्स बैडेड एक्सपेंस को क्यों नहीं डेटर अकाउंट में शो करते? एक्सपेंस ही है ना, यहाँ शो करते, बुक वैल्यू पे अकाउंट बन जाए, ये अकाउंट ही खत्म हो जाए। हाँ पता नहीं होता कौन भागा है, पता नहीं होता कौन भागा है। जब पता ही नहीं कौन बंदा पैसे लेके भागा है, और खुदा ना खास्ता अगर इस अकाउंट में हम अंदाजा रिकॉर्ड कर लें और दूसरे बंदे की नजर पड़ जाए, अच्छा मेरा नाम इधर आ गया, वो तो बिल्कुल पैसे नहीं देगा, वो कहेगा यार ये तो अच्छी बात है, मैं क्या क्यों इनको पैसे दूं। तो इसलिए अंदाजे को अलग अकाउंट में रखते हैं, लेकिन जब अंदाजा कंफर्म हो जाता है तो फिर उसको डेटर अकाउंट के अंदर पुट कर देते हैं। ओके, सो प्लीज ये नोट हो गया। सो प्लीज कम अप विद फाइनल फॉर्मेट्स, फाइनल फॉर्मेट्स की तरफ आ जाएं जो आपको याद होने चाहिए। मैं उधर भी कर दिया था, आपने कर दें थोड़ी देर। ओके जी, अब इधर देख लें। These are the final formats brought down: sale, cash, bad debts कौन सा वाला, सिर्फ रिटर्न ऑफ वाला, और कैरी डाउन। डबल एंट्री पूरी कराएं, डबल एंट्री पूरी कराएं। नहीं, एक अकाउंट से रूट करके लाने की जरूरत नहीं, बट डायरेक्ट ही शो कर दें ऐसे ऐसे, अब ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है। क्रेडिट डेबिट, एक अकाउंट बना ही बैड डेट्स के लिए हुआ है, तो फिर अलग अकाउंट बनाने की जरूरत क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, ब्रॉट डाउन, ये पिछले साल का कैरी डाउन होगा। कैरी डाउन देखें ना, सोर्स सुना करें, ये पिछले साल का ब्रॉट डाउन होगा। ये कैरी डाउन यूज होके ये वाला कैरी डाउन आएगा। ये तो एक्चुअली जो लोग पैसा लेके भागे वो होंगे, और जो फिगर आया करेगी बैलेंसिंग, ये बैलेंसिंग फिगर, ये कहां चली जाया करेगी? प्रॉफिट एंड। अच्छा देखें 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 देखें, नाउ इट विल नॉट गो टू प्रॉफिट एंड लॉस। जनरल एंट्री पूरी हो गई है, एक अकाउंट की क्रेडिट पे नजर आ रहा है, दूसरे अकाउंट की डेबिट पे नजर आ रहा है। इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। इसकी डबल एंट्री पूरी नहीं हुई अभी, इसलिए किताबों में जनरल एंट्रीज की लिखी है प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। नुकसान है, डेबिट पे नजर आना चाहिए, नुकसान के तौर पे नजर आना चाहिए। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ की डबल एंट्री आपको अकाउंट्स में नजर आ जाया करेगी, बट बैड डेट एक्सपेंस की डबल एंट्री ऐसे नहीं होगी। बैड डेट एक्सपेंस की एक इंपैक्ट यहां आएगा, क्या बोले? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका डेबिट नजर आएगा, इससे डबल एंट्री पूरी होगी। तो ये प्रॉपर फॉर्मेट है जी। ठीक है,
डेटर अकाउंट में नहीं 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 नहीं, नहीं वो अभी पता नहीं ना कौन लेके भागा है, इसलिए जिस साल प्रोविजन बनाते हैं उस साल लेटर अकाउंट को नहीं छेड़ते जब तक कि उस प्रोविजन में से पता ना चल जाए कौन एक्चुअली भागा है। हाँ तो हाँ वो कर सकते हैं, वो तो एंट्री करने के कई तरीके हैं, वो लस लिख दो आप। लेकिन असल में ना आई कैप ने इसका नाम बैड रिटर्न ऑफ रखा हुआ है, तो वो फिर आपको कंफ्यूजन रहेगी। वो अगर आप पूरा पूरा मैकेनिज्म समझ आते हो, वो मैंने बीच में बताया है, फिर एक्स्ट्रा अकाउंट बनाओ, फिर डबल एंट्री आपको पूरी नजर आएगी। बैड रिटर्न ऑफ अकाउंट बनाओ, पहले इधर लाओ, फिर इधर से शिफ्ट करके यहां लेके जाओ। तो व्हाई नॉट इसी अकाउंट को फॉर्मेट को याद कर लें। ओके, पॉइंट नंबर 5 और 6, 5 और 6 बैड डेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द ईयर। क्यों लिखा हुआ है इसने बैड डेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग द ईयर, क्यों इसने लिखा हुआ है? अच्छा यहां पे एक और चीज मैं कर दूं, मैं एक और चीज आपको बताता चलूं। इस अकाउंट से कौन कौन सी फिगर्स जानी है? इस अकाउंट से भाई ये वाली फिगर तो बैलेंस शीट में चली जाएगी ना, ये वाली फिगर बैलेंस शीट में चली जाएगी। अच्छा इसको कौन एक्सपेंस कहेंगे? बोले इसको कौन एक्सपेंस कहेंगे? अकाउंटिंग वाले। और इसको कौन एक्सपेंस कहेंगे? टैक्स वाले। इसको कौन एक्सपेंस कहेंगे? टैक्स वाले। ये चली जाएगी करंट टैक्स की वर्किंग में, ये कल करेंगे। ये भी चली जाएगी कहां? बोले करंट टैक्स की वर्किंग में। जैसे डिप्रिसिएशन में लड़ाई होती है ये दोनों करंट टैक्स में चली जाएंगी। ये वाली फिगर कहां जाएगी? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट वाली फिगर कहां जाएगी? कैरिंग अमाउंट। बैलेंस शीट वाली फिगर कहां जाएगी? कैरिंग अमाउंट। ये वाली फिगर कहां जाएगी? बोले डेफर्ड टैक्स में। ये डेफर्ड टैक्स पे चली जाएगी। ठीक है, तो कल इसको करेंगे। अकाउंटिंग वालों की नजर में कितना खर्चा? ये। टैक्स वालों की नजर में कितना खर्चा? ये। अब देखें ना, हर साल सर्कल चल पड़ेगा। 0-0 फिगर्स नहीं होती जो मैंने करवाई हैं, 0-0 फिगर्स नहीं होती। कुछ ना कुछ पुराने अंदाजे होते हैं, फिर कुछ लोग लेके भाग रहे होते हैं, वो तो मुसलसल सर्कल चलता रहता है। अकाउंट के अंदर चारों फिगर्स नजर आती रहेंगी। तो ये अकाउंटिंग वाले प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे। ये कौन प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे? टैक्स। और अकाउंटिंग वाले बैलेंस शीट में क्या लेके जाएंगे? ये वाले फिगर कैरी डाउन। डेटर अकाउंट आमतौर पे आईके बनवाता नहीं, सिर्फ प्रोविजन का अकाउंट बनवाता है। ये लिख लिया आपने? गुड, बहुत अच्छा है, गुड, अच्छी बात है, सोच रहे हो। अब आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट मुझे बना के दे देते हैं तो आपको छुट्टी है। 5 और 6 पढ़ के सिर्फ प्रोविजन का अकाउंट बना दें और जाएं। हाँ 7 में ब्रॉड डाउन मिलेगा एक, 7 में ब्रॉड डाउन मिल जाएगा एक। 7 में डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी का ब्रॉड डाउन भी है, उसको छोड़ें, वो मैंने कल चेंज कराना है, थोड़ी सवाल में एरर है। बहरहाल आप 7 पढ़ें और 7 पढ़ के प्रोविजन का ब्रॉड डाउन ढूंढ लें। पहले 7 पढ़ लें, फिर 5 और 6 पढ़ें। 7 पढ़ के टी अकाउंट खोलें, फॉर्मेट बनाएं प्रोविजन के अकाउंट का, पहले फॉर्मेट बनाएं, यहां लिखें 2010, इंशाल्लाह सारी फिगर्स आपको मिलेंगी। प्रोविजन का अकाउंट खुद बना दें, डेटर अकाउंट नहीं बनाने की जरूरत, डेटर का डेटा नहीं दिया हुआ। प्रोविजन अकाउंट बना दें 2010 का और 11 का। बी जल्दी करें, आपने ऊपर जाके चाय पीनी होगी। आपके साथ वाला नफली रोजे भी माशाल्लाह रखता रहता है। जल्दी करें, जल्दी।
जी दूसरे साल के एंड का कैरी डाउन क्या है? 14। गुड। ये जो लॉजिक चीज की बताई जाती है ना, बार बार जाके रिवाइज किया करें, बाद में मसला आता है। ओके, वर्किंग का नंबर बता दें। 6 और 7। 7 कैसे? अच्छा 6 डेफर्ड टैक्स की है। ओके 7। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट छोड़ें यार, छोड़ें इसको, पहले पहले फॉर्मेट बनाएं। 1 जनवरी 2010 ब्रॉट डाउन इधर नहीं, मैं कह रहा हूं फॉर्मेट बनाएं। इधर बैड डेट एक्सपेंस, इधर रिटर्न ऑफ। ये कहां से आया है? डेटर अकाउंट से। ये कहां से आया है? इसका क्रेडिट कहां पड़ा हुआ है? बातें किया करें, इसका क्रेडिट कहां पड़ा हुआ है? डेटर अकाउंट में, और डेबिट इधर पड़ा हुआ है। ये कहां चले जाने? प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कैरेड ऑन 31/12/10। ये कम जनवरी 11 ब्रॉट डाउन। बल्कि तरतीब से चलें, डेटर अकाउंट से बैड डेट एक्चुअल वाले आ जाएंगे। डेटर अकाउंट से बैड डेट, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, डेटर अकाउंट से बैड डेट एक्चुअल वाले आ जाते हैं। कैरी डाउन जो इसका निकलता है वो डेटर अकाउंट से निकलता है, कैरी डाउन पे रेट लगा के, और जो फिगर बैलेंसिंग आती है वो एक्सपेंस में। लेकिन मुझे नहीं पता यहां बैलेंसिंग कौन से फिगर आए। ओके लेट्स स्टार्ट। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का 31/12/9 का बैलेंस, वो क्यों हमें चाहिए? वो 1 जनवरी 10 का ओपनिंग बनेगा। कितना बैलेंस है? 9। ओके, बैड डेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस पे लिख सकते हैं आप। बैड डेट एक्सपेंस रिकॉग्नाइज्ड वाज 5। ये किस साल का है? 11 का। ओके, और 2010 का 7। बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वर 3, और पिछले साल। नाउ इट्स कंप्लीट। लेसर फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का भी आ सकता है। कितने लोग जान मारेंगे जाके? उसके लिए हिंट दे दूं, पास पेपर का क्वेश्चन 9-10 पे नजर मार लीजिएगा।